बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है। फिर इसके बाद हम मजीद आगे इसकी मशक को भी हल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है। आप देखिए हमारे पास एक सीक्वेंस है 2, 4, 8, 16, 32। इस सीक्वेंस में खास खूबी ये है कि आप सीक्वेंस की कोई दो टर्म्स को डिवाइड करें, नहीं रेशो लें, डिवाइड रेशो को ही कहते हैं। फिर देखें किसी दो को, तो जैसे 2 और 4 को हमने डिवाइड करते हैं, 4 को ऊपर लिखते हैं, 2 को नीचे, तो 4 को 2 के साथ डिवाइड करें, क्या जवाब आ रहा है? 2 आ रहा है। इसी तरह आप चले किसी और दो को डिवाइड कर लें, इसको कर लें 32 और 16 को कर लें, तो आप देखें क्या जवाब आ रहा है? 16 एक बार 16, 16 दो बार 32, तो कितना जवाब आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि किसी भी, जैसे हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस में देखा था कि किसी भी दो रकमों को डिवाइड माइनस करने से जवाब सेम आता है, इस तरह ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें किसी भी दो रकमों की रेशो लें या डिवाइड करें तो जवाब एक जैसा होता है। ये ख्याल रखें, जब भी दो रकमों को हमने डिवाइड करना है तो जो अगली वाली रकम है वो ऊपर आनी, जो उससे पिछली वाली है वो नीचे आनी, तो उसको हम रेशो, और रेशो को हमने आर से डिवाइड करना। तो अगर हम इस सीक्वेंस की रेशो की बात करें तो आप किसी भी दो रकमों को डिवाइड कर लें, और आसान यही होता है कि पहली दो को डिवाइड कर लें। तो जैसे 4 और 2 को करते हैं तो कितनी जवाब आएगी? 2। इस तरह यहाँ पर मैंने एक और सीक्वेंस लिखी है, तो इसमें भी किसी भी दो रकमों को आप डिवाइड करेंगे ना, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो जो है वो आंसर सेम आएगा। इस वजह से इसको भी हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का नाम बोलेंगे। जैसे हम 6 और 3 को डिवाइड करें, 6 और 3 को डिवाइड करें कितना आ रहा है? जवाब 2 आ रहा है। या 12 और 6 को करें तो इसमें भी जवाब आपको 2 मिलेगा, यानी इसमें भी कॉमन रेशो जो आ रही है, रेशो आ रही है, वो कितनी आ रही है? 2। तो इसका मतलब हर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की एक रेशो होती है जिसको हमने लाजमी देखना था। अगर वो रेशो सेम है, या रेशो तो सेम होती है, लेकिन उस वैल्यू को हमने आर का नाम देके ना आगे सवाल को मजीद प्रोसीड किया करना है। इसके बाद बेटा देखें, थोड़ा सा मजीद देखें। जी, इसके बाद हम सवाल को मजीद देखते हैं। हम देखते हैं कि किसी सीक्वेंस की nth टर्म या जनरल टर्म क्या होती है। वो आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मजीद रिवाइज करवा देता हूँ। किसी सीक्वेंस की बच्चों nth टर्म या जनरल टर्म का क्या फ़ायदा होता है, तो ये मैंने उर्दू में भी लिख दिया है, आप ये नोट कर सकते हैं कि किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म की मदद से हम सीक्वेंस की जो मर्जी टर्म मालूम कर सकते हैं। तो याद करें एपी की nth टर्म क्या थी? अगर आपने वो पिछली वाली मशक अच्छे से की है, वो थी an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला था एपी का, अरिथमेटिक सीक्वेंस का। तो हम वहां पे हमने ये किया था और यहाँ से काफी वैल्यू निकाली थी। इसमें भी ऐसे ही है, लेकिन इसमें ये फार्मूला जो है वो चेंज है। ये है हमारे पास फार्मूला जनरल टर्म या nth टर्म किसी भी सीक्वेंस को, किसी भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो फार्मूला क्या है? ए एन बराबर ए वन आर एन माइनस वन। ए वन से मुराद वही फर्स्ट टर्म, आर से मुराद उस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कॉमन रेशो क्या है, ठीक है ना। और उसके बाद आर वन हमें यानी यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, और फिर हमने बेटा इसकी मालूम करनी है, यानी इस फार्मूले की मदद से हम जो मर्जी टर्म इसकी मालूम कर सकते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज हमने करनी है 2.3। तो 2.3 का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, फिर हम इसका मजीद आगे चलेंगे। पहले क्वेश्चन में बेटा वो आपसे यही पूछ रहा है कि बताइए कि जो आपको सीक्वेंस दी गई है आया कि वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं। जैसे अभी हमने देखा कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या आती है कि इसकी कोई दो टर्म को आप डिवाइड करें तो जवाब एक जैसा आना चाहिए। तो चलो हम इस तरह करते हैं, पहली दो टर्म को डिवाइड करते हैं। तो हमने 1 और 2 को डिवाइड कर, 2 को ऊपर लिखा है, नीचे 1 लिखा, तो 2/1 का जवाब 2 ही रहेगा। फिर हमने दूसरी और तीसरी को डिवाइड किया तो इसमें जवाब हमें 1.5 मिला। देखा हमने बेटा, हैंस कॉमन रेशो, इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, ये वाला आप बेशक ना लिखें, ये वाला हैंस, इसका जवाब आप बेटा लिखेंगे हेयर कॉमन रेशो is not same, so this is not a geometric sequence। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम इसका ये आंसर लिख देंगे। अब हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें यानी इसका पार्ट नंबर हम देखते हैं। जी बच्चों, पार्ट नंबर इसका
पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में हमें जो वैल्यू दी है वो देखिए आपको नजर आ रहा होगा। आर हमें मिला है, कितना मिला यहाँ पर पहली ये सीक्वेंस है हमें, तो हमें बताना है ये है या नहीं, यानी इसके बारे में हमने बताना है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है कि नहीं। तो हमने पहले दोनों को डिवाइड किया, ये तो 100 और 10 को डिवाइड किया 10 है, फिर हमने 1100 को डिवाइड किया, जवाब कितना है वो भी 10 है। तो देखिए हमने कॉमन रेशियो जो आई है वो सेम आई है किसी भी दो रकमों की, तो हम लिखेंगे हेयर कॉमन रेशियो इज सेम, सो दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब बेटा इसका पार्ट नंबर 4 है, तो पार्ट नंबर 4 में अब देखें ये हमें उसने पहले 1 दिया है, फिर 1 दिया है, फिर हमें 0 दिया है, फिर हमें उसने 1 दिया है, इस तरह में उसने एक सीक्वेंस दिया। तो हमने पहले इन दोनों को डिवाइड किया तो जवाब हमें 1 मिला, फिर अगली दूसरी और तीसरी को डिवाइड किया तो जवाब हमें 0 मिला, जिस वजह से ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं रहेगी, क्योंकि इनकी जो कॉमन रेशियो है वो सेम नहीं आई। तो हम इसको हम इसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी नहीं बोलेंगे और इसका आंसर लिख देंगे बेटा हेयर कॉमन रेशियो is not same, so this is not a geometric sequence। जी बच्चों आगे हमने क्वेश्चन नंबर इसका 2 शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जनरल टर्म फाइंड किया करनी। जनरल टर्म का फार्मूला सुन ले क्या है, a n बराबर a1 r n माइनस 1, यही फार्मूला इस्तेमाल करके हमने मालूम किया करना। तो इसके लिए हम जनरल टर्म में आप देख सकते हैं बेटा कि हमें किस किस चीज की जरूरत है, हमें a1 की जरूरत है और हमें किसकी जरूरत है, r की जरूरत है। अगर हमें ये दोनों वैल्यूज मालूम है तो हम आसानी से जनरल टर्म मालूम कर सकते हैं। n की वैल्यू नहीं रहनी, n की वैल्यू जब भी जनरल टर्म मालूम करनी है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, जब भी हमने n की वैल्यू जब भी जनरल टर्म मालूम करनी है तो हमें n की वैल्यू n ही रखनी होती है। तो अब हम इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। तो हमें ये सीक्वेंस दी है, आप देख सकते हैं कि a1 की वैल्यू 1 है, यानी पहली टर्म इसको जो है, और कॉमन रेशियो क्या है, 4 और 1 को डिवाइड कर लें तो क्या आ जाएगा, 4/1 का जवाब क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। फिर हमें ये फार्मूला नजर आ रहा है an, फार्मूला में नजर आ रहा है a1 rn माइनस 1। तो आप देख सकते हैं a1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, r की वैल्यू 4 आ जाएगी, ये n माइनस 1 वैसे ही, तो बेटा ये आंसर आ जाएगा an। तो ये 1 को इससे मल्टीप्लाई भी कर दो फिर भी यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 ने फर्क नहीं डालना, तो 4 की पावर n माइनस 1 ये इसका आंसर आ जाएगा। जी बच्चों इसके बाद आगे मजीद देखते हैं। इसका अगला पार्ट आ रहा है, थर्ड वाला मैंने किया है वो देख लें। आप देखें हमें ये एक सीक्वेंस दी गई है, सीक्वेंस में a1 की वैल्यू दी है, r की वैल्यू हमने निकालनी किसी दो को डिवाइड करके, तो ये हमें मिला है 3, यानी हमने पहली दोनों को डिवाइड कर लिया। अब जनरल टर्म इसकी क्या है, an बराबर a1 rn माइनस 1। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी जनरल टर्म फाइंड करनी है तो बेटा दो चीजों का होना जरूरी है, कौन कौन सी, फर्स्ट टर्म का और r का, ये दोनों हमारे पास मौजूद है। तो हमने क्या किया, a1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और r की पुट कर दी, ये n माइनस 1 वैसे ही। तो इस तरह हमें इसकी भी जनरल टर्म मिल जाएगी। इसके बाद बेटा देखिए अगला क्वेश्चन हमें वो क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या किया, हमें जनरल टर्म दे दी है और कहता है कि इसकी मदद से सीक्वेंस बनाए। तो इसमें ये वाला सवाल हमने पिछली मशक में भी किया, अगर आप वो वीडियो देख लें तो मजीद आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो बेटा उसने क्या कहा है, देखो सवाल के अंदर कि an हमें उसने ये जनरल टर्म दी है, इसकी वजह से हमने इसकी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनानी। तो तरीकाकार ये होता है जनरल टर्म से सीक्वेंस बनाने का कि n की वैल्यूज हमने पहली 3 वैल्यूज पुट करनी, कम से कम 3 या 4 भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 या 3 काफी होती है। किस में पुट करनी होती है, जो हमें जनरल टर्म दी होती है उसमें। तो हमें ये जनरल टर्म दी है तो हमने n की वैल्यू पहले 1 2 3 ये तो मैंने मेंशन कर दिया कि ये वैल्यूज हमने पुट करनी। सबसे पहले 1 पुट करेंगे जनरल टर्म में, a1 आ गया, तो 3 वैसे के वैसे डॉट, 2 भी वैसे के वैसे। यहाँ पर देखें n आ रहा है ना, तो इसकी जगह में बेटा हमने क्या पुट कर दिया 1, तो 1 माइनस 1, ये वाला माइनस 1 वैसे ही, तो 1 में से 1 गया 0, किसी की पावर 0 होती है वो क्या होती है 1, तो 3 एक बार 3। इस तरह हमने 2 पुट किया, 2 पुट करने के बाद 2 में से 1 गया, ये 1 रह जाएगा, तो ये जवाब बेटा रह जाएगा, ये देखिए ये 6 आएगा। फिर हमने 3 पुट करना है इसी फार्मूले में, इसी में 3 जब पुट किया तो ये हमें जवाब मिल गया जी 12। सो चलो 3 टर्म मिल गई, एक पहली टर्म ये मिल गई, दूसरी ये मिल गई, तीसरी हमें बेटा ये मिल गई। तो हमने इन तीनों को मिला के लिख देना, सो द सीक्वेंस है 3 6 12 एंड सो ऑन। बस इतना काफी है, जब भी हमने जनरल टर्म से सीक्वेंस मालूम करनी है इतना लिखने काफी। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है, इसका मैंने पार्ट नंबर जो करवाया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पार्ट नंबर मैंने इसका 3rd करवाया है, 3rd में आपको नजर आ ही रहा होगा ये वैल्यू। इसमें भी मैंने मेंशन किया कर दिया कि ये 3 वैल्यूज हमने पुट करनी। सबसे पहले बेटा 1 पुट करना है, 25 वैसे के वैसे ही, यहाँ पर 1 था, हमने यहाँ पे 1 n की जगह सॉरी यहाँ पे n था, यहाँ पे n की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये -1 वैसे ही, यहाँ पर भी n -1 था तो यहाँ पे भी n की वैल्यू पुट कर दी।
तो 1/1 का जवाब 1 ही रह जाएगा। ये -7 वैसे 1 में से 1 या 0, तो किसी की पावर 0 क्या होती है 1। तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया 25। इसके बाद बेटा हमने n की वैल्यू 2 पुट की है उसी फार्मूले में, आप देख रहे हो कि हमने इसको हल किया तो ये 25/2 आ जाएगा। इसके बाद बेटा हमने n की वैल्यू पुट करनी है 3। जब 3 पुट की तो ये 3 में से ये 2 रह गया, तो -1 की पावर 3 2, तो ये जो स्केयर है ये दोनों का हमने क्या कर दिया, अलग-अलग कर दिया। -1 का स्केयर अलग कर दिया, 3 का अलग। तो -1 का स्केयर क्या हो जाएगा, -1 का स्केयर 1 ही हो जाएगा। तो 25 बटा ये क्या रह जाएगा 9, इसका आंसर बच्चों रह जाएगा। इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं, अगला जो सवाल है उसको हम रीड करते हैं। सवाल नंबर हमें मिल रहा है 4 का फर्स्ट पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। अब 4 में हमसे क्या कह रहा है, वो 4 में हमें वो कह रहा है कि आप इस तरह करें कि इसकी जो टर्म्स आपसे पूछी गई ना वो मालूम कर दें, वो हमने मालूम करनी। यहाँ पर उसने a की वैल्यू दी है, r की वैल्यू दी है और a4 हमने चौथी टर्म मालूम करनी। बेटा ये जो a की वैल्यू उसने दी है असल में ये उसने फर्स्ट टर्म हमें दी है, ठीक है। a1 भी लिख सकते हैं, वरना अगर सिर्फ a लिखा है तो उससे मुराद भी फर्स्ट टर्म है। तो ये हमने फार्मूला लिखा है, इसका फार्मूले में हमने जो भी जनरल टर्म का है, यहाँ पर जीपी का फार्मूला लगना है। सावधान है, जीपी जो कॉमन रेशियो से हमें अंदाजा हो रहा है कि ये जीपी का फार्मूला लगना है। तो a की वैल्यू 20 आ जाएगी, r की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो n-1 4-1 हो जाएगा। ये n की वैल्यू 4 क्यों है, क्योंकि जो टर्म हमने मालूम करनी थी वही n की वैल्यू होती है, इस वजह से n की वैल्यू 4 ली। 4 में से 3, 10 की 3 1000 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, बेटा कितना हो जाएगा, ये आंसर हमारा मिल जाएगा। जो भी आंसर है आपको सामने लिखा। इस तरह बेटा ये अगला सवाल आपको नजर आ रहा है। इसको देखते हैं। हमारे पास a की वैल्यू 512 है, r की 1/2, a5 मालूम करना है, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ये a की वैल्यू 512, ये r की वैल्यू पुट की। इसके बाद बेटा देखें ये 5 - 1 4 रह जाएगा, 512 1 की पावर 4 तो 1 ही होता है, 4 को 4 दफा मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 256। यानी इससे आगे थोड़ा वादा नजर नहीं है, मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। ये बेटा 512 है, मल्टीप्लाई करेंगे 1/256 से, तो 256 एक बार 256, 256 दो बार 512, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। ये बेशक अपना देखिएगा। इसके बाद बेटा अगले सवाल की तरफ चलते हैं, हम देखते हैं कि वो हमें क्या नजर आ रहा है। उस सवाल में हमसे पूछा क्या गया है, फिर उसका मालूम क्या करना है। जी सवाल नंबर 5 देखते हैं बेटा। A writer wrote 120 words on the first day। एक मुसन्निफ है जो किताब को लिखता है, उसमें क्या करता है वो 120 अल्फाज लिखता है पहले दिन, 240 अल्फाज लिखता है दूसरे दिन, एंड 480 वर्ड वो 480 लफ्ज वो लिखता है तीसरे दिन। इफ द नंबर ऑफ रिटन वर्ड्स आर इंक्रीज इन द सेम रेट, अगर जो नंबर बढ़ रहे हैं वो इसी तरतीब से बढ़े, जो लिखने के नंबर बढ़ रहे हैं उसके दिन ब दिन। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स रोट ऑन द फर्स्ट ऑन द 10th डे, 10वें दिन बताइए कि वो कितने यानी वो पेज लिख लेगा। 3 उसने बता दिए हैं 3 दिनों के, बाकी वो 10वें के आपसे पूछ रहा है। तो बेटा इसमें ये है कि ये 2 तरीकों से सवाल हो सकता है। एक तो ये है कि आप इसी तरह जमा करते जाएं, या दूसरा इससे हम फॉलो करें, हम देखेंगे भाई इसकी मदद से जो नंबर उसने दिए हैं कौन सी सीक्वेंस बन रही। तो आप सवाल को ऐसे शुरू करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वर्ड्स रिटन इन फर्स्ट डे 120, आगे डैश लगा सकते हैं आप ताकि, क्योंकि ये अल्फाज सेम ही आने, सेकंड डे इतने हैं, थर्ड डे। तो आप इन नंबरों पर गौर करें बेटा, ये जो आपको नंबर दिए ना ये वाले, इन नंबरों पर गौर करें। ये क्या है, ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बना रहे हैं। वो कैसे, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया 120 240 480 मेक्स अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। आप इसको और इसको डिवाइड करें, जवाब आपको सेम मिलेगा, इसको और इसको डिवाइड करें, जवाब सेम मिलेगा। समझ रहे बात। तो इसका मतलब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो हमने 10वें दिन की मालूम करनी, तो 10वीं वैल्यू हमने इसकी मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वाला फार्मूला लगाएंगे इसके ऊपर, और n की वैल्यू 10 ले लेंगे। तो फार्मूला लगा के n की वैल्यू जब हम 10 लेंगे तो उसमें पुट करेंगे, 10वें दिन की जितने अल्फाज वो लिख सकेगा वो हमें नजर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें मैंने डाटा लिखा है। फर्स्ट टर्म उसकी क्या आ रही 120, और उसका कितना आ जाएगा, इसी 2 को डिवाइड कर लें तो 2 आ जाएगा, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ये फार्मूला आपको पता ही है, ये फार्मूला मैंने लिखा है, इसमें मैंने n की वैल्यू 10 ली और जो डाटा है उसके मुताबिक इसकी वैल्यू पुट की। तो बेटा ये हमें आंसर मिल जाएगा 120 को 512 से आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमें आंसर मिल जाएगा, कुछ हजारों या लाखों में जा सकता है। तो इसके बाद अगला सवाल है सेकंड लास्ट क्वेश्चन बेटा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 एंड ऑफ अ पेंटागन इज 540। फाइंड द
सम ऑफ एंगल्स ऑफ ऑक्टागोन, ऑक्टागोन के एंगल का सम फाइंड करें। तो बेटा इसमें भी हमने को एक तरतीब को फॉलो करना है, फिर हम जवाब बताएंगे। द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल 180, क्वाड्रेटिक 360, 540। अगर हम ये इस नंबरों को फोकस करें ना, तो हमें वाज़ह नजर आ रहा है ये नंबर बेटा एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बना रहे हैं, क्योंकि किसी भी दो नंबरों का आप डिफरेंस लेना, इसका और इसका या इसका और इसका लें तो एक जैसा डिफरेंस आ रहा है। तो ये मैंने मेंशन कर दिया 180, 360 एंड 540 मेक्स एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब यहाँ पर अरिथमेटिक सीक्वेंस माने सिंपल है बेटा, यहाँ पर फार्मूला अरिथमेटिक सीक्वेंस का लगना है। और हमने ऑक्टागोन की साइडें, जो ऑक्टागोन है उसकी हमने मालूम करने हैं इंटीरियर एंगल्स। तो बेटा ऑक्टागोन जो होते हैं ना, उसकी वो ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी 8 साइडें होती है। तो आप देखिए ये जो A180 हमें उसने दिया है ना, ये 3 साइड वाली रकम का दिया है, 3 साइड वाली फिगर का दिया है। 340 क्वाड्रिलेटरल 4 साइडों वाली को कहते हैं। इसके बाद उसने पेंटागोन का दिया है, ठीक है ना। तो ये हम ये हमारी वैसे तो ठीक है 3 वाली ये जिसके एंगल का सम है उसकी साइडें 3 है, लेकिन हमारी ये जो सीक्वेंस की टर्म है वो कौन सी आ रही, पहली आ रही, ये दूसरी आ रही, ये तीसरी आ रही। फिर पेंटागोन के बाद बेटा हेक्सागोन आती है। हेक्सागोन के बाद एक और आती है, उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं था, लेकिन वो आती जरूर है, वो शायद उसका नाम ही ज़हन में लिखा नहीं है। लेकिन उसके बाद आती है ऑक्टागोन। ऑक्टागोन आती है, हेक्सागोन के बाद जो आती है उसका नहीं नाम मुझे याद, लेकिन उसके बाद ऑक्टागोन आती है। तो ऑक्टागोन आप देखें किस नंबर पर आ रही, छठे नंबर पर आ रही, जिस वजह से एन की वैल्यू हम क्या लेंगे, सीक्वेंस की। हमने तो सीक्वेंस का फार्मूला लगाना, तो एन की वैल्यू हम वही लेंगे जो सीक्वेंस की टर्म में आ रही। तो ये हो गया 3 साइड वाली फिगर के एंगल, ये हो गए 4 साइड वाली फिगर के एंगल, ये हो गए 5 साइड वाली फिगर के एंगल, फिर आगे आएंगे 6 वाले, फिर आगे 7 वाले, फिर आगे 8 वाले। तो इसका मतलब हम 6 तक जाएंगे तो एन की वैल्यू 6 ले लेंगे। ये A1 की वैल्यू हमारे पास बेटा ये वाली कितनी आ रही, 180, और डी की वैल्यू किसी दो को माइनस कर लें तो ये भी 180 हमें मिल गई। अब ज्योमेट्री हमने जो इस पर फार्मूला लगाना है, ये ख्याल रखना है, ये हमने फार्मूला अरिथमेटिक सीक्वेंस का ही लगाना है यहाँ पर। तो वही फार्मूला जो आपने पिछली मशक में किया है, तो वो फार्मूला बेटा आपको नजर आ रहा है, an बराबर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A1 की वैल्यू 180, n की वैल्यू 6 माइनस 1, डी की वैल्यू 180। तो अब मैंने क्या किया, 180 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर, 180 को 1 से किया, ये आंसर। अब ये प्लस का 180, ये माइनस का काट के, तो ये पीछे आंसर आ गया हमारा। अब हम चलते हैं बेटा इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में हमें वो क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं, फिर हम इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। बेटा लास्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, Abdullah's exercise trainer suggest jogging for 10 minutes each day for the first week। कहता है कि अब्दुल्ला के जो ट्रेनर है उसने सजेस्ट किया है अब्दुल्ला को कि वो हफ्ते के हर दिन में 10 मिनट जॉग करे, यानी वॉक करे। आफ्टर ईच वीक ही सजेस्ट टू इंक्रीज दैट टाइम बाय 5 मिनट्स। कहता है कि उसने ये भी सजेस्ट कर दिया कि हर अगले वीक में आपने पिछले वीक से 5 मिनट ज्यादा करना है। एट 6 वीक, 6वें हफ्ते पर हाउ मेनी टाइम्स मिनट्स विल बी जॉग, वो अब 6वें हफ्ते में कितने मिनट्स वो वॉक किया करेगा। तो बेटा इसका आंसर इतना मुश्किल नहीं है। देखें अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो क्या होगा, फर्स्ट वीक एक्सरसाइज इन ईच डे 10 मिनट। फर्स्ट वीक एक्सरसाइज जो करेगा हर दिन में वो कितनी करेगा, 10 मिनट। सेकंड वीक हर दिन में कितने करेगा, 15 मिनट, क्योंकि 5 मिनट का इजाफा जो करना है। थर्ड में कितना करेगा, 20। फोर्थ में कितना करेगा, 25, 5 मिनट का इजाफा करते हैं। फिफ्थ में कितना करेगा, 30। और 6 वीक में एक्सरसाइज करेगा हर दिन में कितनी, 35 मिनट। तो ये बेटा यहाँ तक आपकी वीडियो पूरी हुई। अगर किसी बच्चे को कोई मसला है तो कमेंट्स कर सकता है। उम्मीद है कि आपका इसमें रिस्पॉन्स आएगा। अल्लाह हाफिज।